एक्साइट होके वापस आता है। जब ये डी एक्साइट होके यहाँ से वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, जिसके अंदर आती है विब-गाय और यानी 400 नैनोमीटर से लेकर अंदाजन 800 नैनोमीटर के दरमियान ये फोटोन की वेवलेंथ को एमिट करेगा जब एक्साइटेशन हायर से लोअर की तरफ करेगा। जब ये एक्साइटेशन हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल की करेगा, फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा जो कि विजिबल रेंज के अंदर लाई करेगा। और जब ये फोटोन विजिबल रेंज में लाई करेगा, इसकी एनर्जी रिलीज होगी और आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। ऐसा लगता है जैसे डी से छलांग मारी, डी में वापस गया और डी से फिर वापस आ गया, फोटोन और विजिबल लाइट एमिट किया। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन, डी से डी में शिफ्ट होना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने के बाद कलर प्रॉपर्टीज को भी बड़ा मशहूर शो करते हैं। कैसे ये प्रॉपर्टीज को कलर शो करते हैं? इनका डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है लोअर ऑर्बिटल स्टेट में और हायर स्टेट में। डी का इलेक्ट्रॉन अगर लोअर स्टेट में और इस पर लाइट फॉल करें, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ईजी में शिफ्ट होगा और जब इधर शिफ्ट होके जब एक्साइट होके जब ये डी एक्साइट होगा, क्योंकि एक्साइटेशन वाले ऑर्बिटल में इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, जब ये अनस्टेबल होके डी एक्साइट होके नीचे आएगा, ये फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा ऑफ विजिबल वेवलेंथ रीजन। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। इसलिए कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ज्यादातर साल्ट्स कैसे होते हैं, कलर्ड प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन सा साल्ट कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, कौन सा साल्ट कौन से कलर को शो करते हैं? इसके लिए आपको एक जबरदस्त सी चीज सिखाने लगूं। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके दो हिस्से बना देने, एक ऐसे और एक ऐसे। हर साल्ट का एक कंप्लीमेंट्री कलर होता है, याद रखिएगा, हर साल्ट का एक कंप्लीमेंट्री कलर होता है। इसमें आपने करना ये है, यहाँ पे लिखना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके पास एक पूरा विब-गायोर का एक टेबल आपके पास लिखा है। अब विब-गायोर में देखें, यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। एनर्जी इंक्रीज करती है तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। ये बातें कुछ ज़हन में होनी चाहिए। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, मैं इनकी इंडिकेशन लिख लूँ। ये अंदाजन 400 नैनोमीटर से 430 नैनोमीटर तक होता है, 430 से 490 नैनोमीटर, फिर 560 नैनोमीटर, फिर 600 नैनोमीटर, इसी तरह से फिर 650 नैनोमीटर और यहाँ से 800 नैनोमीटर तक होता है। तो ये आपके पास कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट कहलाता है। देखो, वायलेट, इंडिगो इनके दरमियान ही आएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कैसे पता चलेगा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, कौन सी लाइट को एमिट करेगा? जो लाइट अब्जॉर्ब करेगा उसकी मुखालिफ डायरेक्शन में जो कलर होगा उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। नीली लाइट अगर अब्जॉर्ब करेगा ये ऑरेंज नजर आएगा, ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब करेगा ये लाल नजर आएगा, येलो लाइट अब्जॉर्ब करेगा ये तुम्हें वायलेट नजर आएगा। मिसाल के तौर पर किताब में एक एग्जांपल दी हुई, टाइटेनियम का एक साल्ट है, TiH2O6 और इस सारे के ऊपर बताया हुआ है इन्होंने +3। इसे कहते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। अब ये ट्रांजिशन मेटल का एक बच्चों कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इस बात के बारे में बता दूं, इस साल्ट के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये मशहूर है कि जब इसको नॉर्मल रोशनी में रखते हैं तो ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब है लो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। लो वेवलेंथ की लाइट अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो येलो का कंप्लीमेंट्री कलर लाल और नीला भी है, यानी येलो के सामने लाल और नीला भी आता है। लाल और नीले को आपस में मिलाएं तो कलर क्या प्रोड्यूस होता है, वायलेट। इसका मतलब है आपको ये कॉम्प्लेक्स दिखने में क्या नजर आएगा, वायलेट, क्योंकि रोशनी की ये येलो वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसका कंप्लीमेंट्री कलर ये निकाल के देता है। इसीलिए मशहूर है ये जो कॉम्प्लेक्स है येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वायलेट आपको नजर आएगा।
इसका मतलब है रेड और ब्लू की वेवलेंथ के कॉम्बिनेशंस में होगा, यानी ये वायलेट आपको नजर आएगा। ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं। जो लाइट अब्सॉर्ब करनी है, जिस कलर की लाइट ग्रीन अब्सॉर्ब होनी है, ये आपको लाल नजर आएगा। ऑरेंज अब्सॉर्ब होनी है, नीली नीली शो करेगा। इस बार शोर कम करवाइएगा, कौन शोर कर रहा है? ब्लू लाइट अब्सॉर्ब करे तो ये ऑरेंज शो करेगा, ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करें आपको रेड शो करेगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक चार्ट कहलाते हैं, इसे कहते हैं चार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब देखो मैंने तुम्हें बताया ये टाइटेनियम का साल्ट, ये येलो लाइट अब्सॉर्ब करता था, वायलेट कलर की लाइट इसने एमिट की। एक साल्ट है बड़ा मशहूर किस्म का, आप जानते होंगे, CuNH3,4, इसके ऊपर क्या लिखते हैं +2, इसे कहते हैं टेट्रामाइन क्यूब, टेट्रामाइन कॉपर 2। ये तुम्हें नीला नजर आएगा। ये तुम्हें नीला क्यों नजर आएगा? रीजन इसकी क्या है, ये जो साल्ट है ये लाल और येलो कलर की वेवलेंथ के दरमियान की रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी असल में ये ऑरेंज कलर की शुआओं को अब्सॉर्ब करता है। ऑरेंज कलर की शुआओं को अगर अब्सॉर्ब करेगा तो ऑरेंज का कंप्लीमेंट्री मुखालफत में कलर क्या होगा? नीला। आपको ये कॉम्प्लेक्स इस वक्त क्या निकल आएगा? ब्लू। कॉपर के ज्यादातर साल्ट्स कैसे होते हैं? ब्लू। आपने नाम सुना होगा नीला चौथा के बारे में, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ये साल्ट कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। वजह भाई ब्लू क्यों नजर आया? ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को इसने अब्सॉर्ब किया, ऑरेंज कलर की वेवलेंथ, लो वेवलेंथ को इसने अब्सॉर्ब किया और ब्लू कलर की वेवलेंथ इसने क्या की? एमिट की, कॉम्प्लीमेंट्री की। इसी तरह से आपको समझ आएगी, एक होता है फेरस सल्फेट, एक होता है फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 थराइस। फेरिक आपको सब्ज नजर आएगा, फेरस आपको ब्राउन नजर आएगा। फेरस के ज्यादातर साल्ट ग्रीन क्यों नजर आएंगे? क्योंकि ये लाल कलर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करते हैं, ग्रीन आपको दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्राउन कलर भी इनकी कॉम्बिनेशन से वो है, आप उनको गैस कर सकती हैं। इसी तरीके से एक और साल्ट है, कॉम्प्लेक्स है जिसका आयरन का साल्ट है, FeCN4, इस सारे की पावर -4। आपको बताता चलूं यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है? 2। ये आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पे 2 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 है तो ये फेरस है, फेरस है तो इसका मतलब ये तुम्हें शक्ल से ग्रीन निकलेगा। ग्रीन क्यों निकलेगा? क्योंकि ये लाल कलर की वेवलेंथ और ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और लाल कलर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा और इसका मुखालफत में जो कलर है जिसका क्या नाम है? ग्रीन, ये तुम्हें बना के शो करेगा। लिहाजा डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। मैं एक और कॉम्प्लेक्स की बात कर देता हूं, क्रोमियम NH3,6 और इसके ऊपर क्या चार्ज है? +3। हेक्साअमाइन क्रोमियम 3, ये तुम्हें शक्ल में वायलेट नजर आएगा। ये वायलेट क्यों नजर आएगा? उसकी खास वजह यही है कि ये येलो कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। जब ये येलो कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो वायलेट कलर की लाइट को एमिट करके दिखाएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लाइट इसने एब्सॉर्ब करनी है, कौन सी लाइट इसने एमिट करनी है? ये इस एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। गौर से बात सुनो, देखो एनर्जी का वेवलेंथ से क्या पढ़ते हो? इनवर्स रिलेशन। और एनर्जी का गैप अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ थोड़ी होगी, एनर्जी का गैप अगर ये कम होगा, अगर ये गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो नो डाउट ज्यादा वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा। यहां पे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी है? ऑरेंज। ऑरेंज को अगर कोई एब्सॉर्ब करेगा तो ब्लू को एमिट करेगा, जिस तरह से ये हो रहा है। ये देखो कॉपर के साल्ट में, कॉपर का साल्ट नीला क्यों नजर आता है? कॉपर का साल्ट नीला इसलिए नजर आता है क्योंकि कॉपर के इन ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल में गैप छोटा है। अगर इनमें गैप छोटा है तो गैप अगर छोटा तो वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, इसका मतलब है ये ज्यादा वाली वेवलेंथ है। ऑरेंज और लाल ज्यादा वाली वेवलेंथ है, ज्यादा वाली वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। तो अगर ये एब्सॉर्ब ज्यादा वाली को करता है तो उसका मुखालफत में कलर क्या है? ब्लू। तो ये आपको साल्ट कैसा नजर आएगा? ब्लू। इसी तरीके से अगर आप
टाइटेनियम के जो साल्ट की मैंने मिसाल दी है, जिसका कलर कॉम्प्लीमेंट्री क्या कलर है, वायलेट, वो क्या शो कर रहा है, येलो। अब टाइटेनियम के साल्ट में ये जरा गैप ज्यादा होगा, जब ये गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी होगी तो ये येलो की बारी आएगी। ये थोड़ी वेवलेंथ है, ये ज्यादा वेवलेंथ है। थोड़ी वेवलेंथ क्या है, येलो। थोड़ी वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब होगी तो इसका मुखालफत में कलर क्या लिखा हुआ, वायलेट, ये तुम्हें वायलेट नजर आएगा। लिहाजा ये सारा गैप पे डिपेंड करता है, गैप ज्यादा वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम ये वाली लाइटें एब्जॉर्ब करेगा, ये वाली लाइटें एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहां से देख लेना। और अगर ये वाली लाइटें एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी यहां से देख लेना। लिहाजा हर साल्ट का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। और ये अच्छा एक और बात, अब ये इनमें सेपरेशन किस पे डिपेंड करती है, ये हमें एक थ्योरम बताता है जिसका नाम है जॉन टेलर थ्योरम। वो हमें इनकी सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये बताता है कि किस तरह के लिगेंड आए तो ये डिफरेंस इनमें ज्यादा होना है या डिफरेंस इनमें कम होना है। हाँ, डिफरेंस कम, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, ये हिस्सा एब्जॉर्ब, ये हिस्सा एब्जॉर्ब तो उसका मुखालफत में कलर पढ़ लेना। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स आपको नीला नजर आता है। आयरन 2 के साल्ट आपको जो है ग्रीन नजर आते हैं, फेरिक के साल्ट आपको ब्राउन नजर आते हैं, टाइटेनियम का साल्ट आपको ग्रीन नजर आया, क्रोमियम टाइटेनियम का साल्ट आपको वायलेट नजर आया, क्रोमियम का साल्ट भी आपको कैसा नजर आया, वायलेट कलर का शो नजर आया। तो इसी तरह से एक साल्ट है जिसका नाम है निकल सल्फेट। निकल के ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन, +2 ऑक्सीडेशन ये ग्रीन हालत में मिलता है, ठीक है। इसी तरह से मैंगनीज सल्फेट MnSO4 ये +2 है, ये +2 ये आपको पिंक स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ये मैंगनीज आपको पिंक स्टेट में मिलेगा क्योंकि हर इसका एक खास कलर होगा। और पिंक का कॉम्बिनेशन आप यहां से देख सकते हैं, पिंक का कॉम्बिनेशन एमिट होगा, नजर ऐसा आएगा, उसके मुखालफत में वो कलर होगा, वो वेवलेंथ यहां से एब्जॉर्ब होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और इसका सवाल आ सकता है कि व्हाट आर डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करें। इसी तरीके से आगे हमारे पास एक पोर्शन है, इसी तरह से एक पोर्शन है यहाँ पे जिसमें हमारी सिर्फ अब 2 हेडिंग्स रह चुकी हैं कवर करने वाली। उसमें आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एक प्रॉपर्टी लगी है अलॉय फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से एक बात यहाँ पे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो मेरी बात सुनो। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मैं तुम्हें एटम्स दिखा रहा हूं। लेट्स से मान लेते हैं ये बड़े बड़े एटम्स कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बड़े बड़े एटम्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो 74% स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, 26% 74% स्पेस ऑक्युपाई होती है, 26% दरमियान में इंटरस्टिक्स होती है। नज़र आ रहा होगा कि अगर एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉ करें, इस एटम इस और इसके दरमियान एक इंटरस्टिक क्रिएट होगी, यानी ऑक्युपाई स्पेस 74% हुई है लेकिन दरमियान में इंटरस्टिक क्रिएट हुई। अगर दरमियान में इंटरस्टिक क्रिएट हुई, इस इंटरस्टिक को भरना भी पड़ेगा। अगर ये एटम ट्रांजिशन एलिमेंट के हुए, लेट्स से टाइटेनियम टाइटेनियम टाइटेनियम, तो ये जो दरमियान में खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने के लिए कुछ छोटा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट अगर बीच में रख दिया जाए जो कि इनकी खाली जगह को जरा दरमियान दरमियान में भर दे, ऐसा लगता है किसी छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट ने ट्रांजिशन एलिमेंट की खाली जगह को भर दिया है। खाली जगह को भरना इंटरस्टिक्स कहलाता है, क्रेवाइसिस कहलाता है, वॉइड्स कहलाते हैं, डिप्रेशन कहलाते हैं। इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। यानी ट्रांजिशन मेटल एटम की बॉल्स को जोड़े तो दरमियान में एम्प्टी स्पेस होगी, उस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए अगर कोई छोटा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बीच में रख दिया जाए और उसकी खाली जगह को भर दे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोरॉन है,
कुछ नॉन मेटल, कुछ लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खाली जगह को भरने के लिए जो दरमियान में इंटरस्टिक्स होती हैं, कुछ छोटा एटॉमिक नंबर दरमियान में रख दिया जाए और वो इनकी खाली जगह को भर दे, अगर इनके एटम की खाली जगह को पकड़ के भर दे, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। याद रखिएगा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टिशियोमेट्रिक होते हैं। ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में होते हैं। इनकी बॉन्डिंग ना तो परफेक्ट आयनिक होती है, ना परफेक्ट कोवलेंट होती है, ना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हूबहू ट्रांजिशन एलिमेंट से भी नहीं मिलती हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वक्रे होंगे, इनके कंपाउंड मुख्तलिफ होंगे। मैं कुछ की मिसाल दे रहा हूँ। Ti4C ये कंपाउंड है। इसी तरह से नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में इसी तरह से Fe3H, इसी तरह से Mn4N, ठीक है। इसी तरह से TiH टाइटेनियम हाइड्राइड, यानी ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में होते हैं। नॉन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इतने एटम नहीं तो इतने एटम नहीं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस रेशो इन एटम्स की अरेंजमेंट नहीं होती। बस जहां जहां खाली जगह होगी उस खाली जगह को भर दिया जाएगा इस लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की मदद से। और जो लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, मैं फिर प्रॉपर्टीज को शो कर दूं। नॉन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस को कोई स्मॉल एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट अगर भर दे, वो उनकी खाली जगह को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगे, इनकी खाली जगह पकड़ी जाएंगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन थोड़ी सी अल्टर हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, ब्रिटलनेस चेंज हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में होते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को फॉलो नहीं करते, मतलब डिफरेंट किस्म के लॉज जो बने हुए केमिकल कॉम्बिनेशंस के उनको फॉलो नहीं करते। इनकी बॉन्डिंग ना तो परफेक्ट आयनिक ना तो परफेक्ट कोवलेंट होती है, और ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको बताई हैं, ये कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की एग्जांपल दे सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में आपने ये बता देना है कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हमारे पास एटम थे, तो दरमियान में हमने करके इनकी इंटरस्टिक्स को भरने की कोशिश की है रेड मार्कर से। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स हैं, दरमियान में इंटरस्टिक्स को भरने की कोशिश की है। इस कंपाउंड को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिक्स से निकला। ट्रांजिशन एलिमेंट की इंटरस्टिक्स को किसी लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से भर दिया जाए तो कंपाउंड बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकी अपनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं। फिर आता है जी प्रॉपर्टी जिसका नाम है जी एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय असल में क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड का नाम है एलॉय। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इज कॉल्ड एलॉय। सोल्यूशन ऑफ मेटल टू मेटल इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय फॉर्मेशन भी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। एलॉय के बारे में बहुत सी बातें मशहूर है। एलॉय को जंग नहीं लगता, क्योंकि एलॉय में एक धात को एक अगली धात से खास तनासब में खास परसेंटेज में मिक्स करते हैं और उससे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हासिल करते हैं। और जो मिक्स की हुई मेटल होती है वो इस अंदाज से ऐड होती है अलॉय के अंदर के जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में जो क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको रेजिस्ट करती है, उसको ब्लॉक करती है, उसके क्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही नहीं पैदा होने देती। द रीजन कॉज एलॉय नेवर क्रोड्स और एलॉय रेयर क्रोड्स एंड एलॉयज आर लाइट वेट, क्योंकि प्योर इसमें डेंस मेटल नहीं इस्तेमाल होती। तो एलॉय फॉर्मेशन भी है। एलॉय क्या चीज है ये अभी इस मार्कर से समझ लेते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स थे। ये ब्लैक से मैंने ट्रांजिशन एटम्स को शो कर दिया। यहां पे तो आपने क्या लाल मार्कर से भरी इंटरस्टिक्स। अब आपने क्या करना है, एक काम करते हैं, मैं ये वाला एटम मिटा के खुद नए एटम लगा देता हूं, यानी एटम ही रिप्लेस कर दी। उधर मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम नहीं रिप्लेस किए थे, उसकी खाली जगह को भरा था। यहां पे मैंने सिर्फ एटम्स को हिला दिए, कुछ एटम हटा दिए, कुछ नए एटम लगा दिए।
यहां करके नया एटम, काला मिटा के नीला लगा दिया। तो एटम जब रिप्लेस किए हैं तो एलॉय फॉर्मेशन होगी। खाली जगहों को जब भरेंगे उसे क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अच्छा, अब एक और बात, ये तो अलॉय बन गया। अब इन अलॉय के दरमियान में अगर एम्प्टी स्पेस को भर दिया जाए तो उन अलॉयज को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल अलॉयज। अलॉय है, सुन ले बात, अलॉय है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लू ब्लू, अलॉय है। ये एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से खास तरीके से मिलाया हुआ है, लेकिन अब बीच में इंटरस्टिक्स भी भर दी है, तो इंटरस्टिक्स भी भर देने से ये क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल अलॉय। इसे इंटरस्टिशियल अलॉय कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप इसका मार्कर से समझ लें। सारे ब्लैक मार्कर ट्रांजिशन एलिमेंट, खाली जगहों को बढ़ा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहले सारे ब्लैक मार्कर से लिखे, कुछ कुछ एटम्स को मिटाया, अलॉय बना दिया, एक धातु को अगली धातु से खास तनासब में मिला लिया। अब इनके दरमियान खाली जगह और ये जो लाल कलर की स्पेसेस बढ़ दी, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल अलॉयज। अलॉयज के अपने बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं, लाइक स्टील। स्टील एक इंपॉर्टेंट अलॉय है, किसका? आयरन का, जिसमें ज्यादा परसेंटेज होती है। रॉड आयरन, कास्ट आयरन की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ क्या मिक्स करते हैं? कार्बन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, जो कि इसको स्ट्रेंथ इंपार्ट करते हैं। एक धात में अगली धातों को एक खास तनासब से डाला है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाए। तो alloy, steel is a very good alloy. All alloy mostly are corrosion resistant. Alloy have different properties. Alloys are flexible. Alloy can are less brittle. Alloy can have the alloy can bear the much amount of strain. तो alloy are lightweight. Alloy can never corrodes. alloy की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी तरह से बात करते हैं हम ब्रास की, ब्रॉन्ज की। एक है जर्मन सिल्वर, एक का नाम है गम मेटल। ये सारे मशहूर किस्म के अलॉयज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के अलॉय हैं। ब्रास, कॉपर होता है इसमें तकरीबन 60 से 80%। जिंक होता है अंदाजन इसमें 20 से 40%। देखिए, एक धात को अगली धात से खास तनासब में बनाया, ब्रास बन गई। इसी तरह से ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर 75 से 90% होता है और इसमें टिन अंदाजन 25 से 15% तक ऐड किया जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होती है, इसमें जिंक होता है और साथ ऐड की जाती है टिन। इसी तरह से गम मेटल, इसमें कॉपर, जिंक और टिन ऐड करते हैं। ये 87% है, ये 3% है, ये अंदाजन 10% होती है। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गम मेटल, ये सारे अलॉय के नाम हैं। बुक में एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के तौर पर नोट कर लीजिएगा। स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, एक धात को अगली धात से, एक मेजर मेटल होती है और एक जिसके एटम्स को रिप्लेस किया होता है और एक जिस बंदे ने इंटरस्टिक्स को फिल किया होता है। तो एलॉय फॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज को वाइंड अप किया, बाइंडिंग एनर्जी को देखा, मेल्टिंग पॉइंट को देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी, पैरामैग्नेटिज्म देखा, डायमैग्नेटिज्म देखा, कोवलेंट रेडियस को देखा। इसी तरह से कलर प्रॉपर्टीज के बारे में डाटा पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट को पढ़ा हमने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की लॉजिक को समझा, एग्जांपल्स देखी और एलॉय फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज वाइंड अप होती हैं। कल से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस के नाम देने के तरीके को स्टडी करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा।